नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निवेदन, पुनः विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दें। उत्तर नंबर 1, वृद्धि ऊर्जा खर्च करके होने वाली उपापचयी क्रियाएं वृद्धि हैं। किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रकट होने वाली क्रिया है जो आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि। नंबर 2, विभेदन शीर्ष विभयो विभज्योतक, कैम्बियम आदि में बनने वाली कोशिकाएं सर्वप्रथम समान होती हैं, परंतु बाद में विभेदीकरण के कारण विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हैं, जैसे जाइलम व फ्लोएम के तत्व आदि। नंबर 3, परिवर्धन परिवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वह सारे बदलाव शामिल हैं जो भुजाकुरण तथा जरावस्था के मध्य आते हैं। नंबर 4, निविभेदन जीवित विभेदित स्थायी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, उनमें से कुछ कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता स्थापित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निविभेदन कहते हैं, जैसे कॉर्क एधा, अंतरापुलीय एधा। नंबर 5, पुनः विभेदन निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों से बनी कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता पुनः खो देती हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को पुनः विभेदन कहते हैं। नंबर 6, सीमित वृद्धि पौधों में वृद्धि सीमित भी होती है और असीमित भी। पौधे जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः इनमें असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। इस वृद्धि का कारण विभयोजक ऊतक के शीर्ष पर उपस्थित हैं। मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, पार्श्व विभज्योतक के कारण पौधे चौड़ाई में बढ़ते हैं। नंबर 7, मेरिस्टेम यह विभज्योतक ऊतक है। इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती हैं। यह ऊतक के शीर्ष व पार्श्व से मिलता है, जैसे मूल शीर्ष, स्तंभ शीर्ष, कैम्बियम आदि। नंबर 8, वृद्धि दर स्तंभ की प्रति इकाई में बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। इसे गणित रूप में दर्शाया जा सकता है। एक जीव अथवा उसका अंग विभिन्न तरीकों से अधिक कोशिका निर्माण कर सकता है। वृद्धि दर इसे ज्यामितीय अथवा अंगणितीय रूप से दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 2, पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता, क्यों? उत्तर, वृद्धि के प्रचालिक वृद्धि सभी जीवधारियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पौधों में वृद्धि कोशिका विभाजन, कोशिका विवर्धन या दीर्घीकरण तथा कोशिका विभेदन के फलस्वरूप होती है। पौधों की मेरिस्टेम कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सामान्यतः कोशिका विभाजन जड़ तथा तने के शीर्ष पर होता है। इसके फलस्वरूप जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। एधा तथा कार्क एधा के कारण तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वर्धन का परिणाम है। जीवद्रव्य की बढ़ोतरी या वर्धन का मापन कठिन है। वृद्धि दर मापन के कुछ मापदंड है। ताजे भार में वृद्धि, शुष्क भार में वृद्धि, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिका संख्या में वृद्धि आदि। मक्का की जड़ को अग्रस्त मेरिस्टेम प्रति घंटे लगभग 17,500 कोशिकाओं का निर्माण करता है। तरबूज की कोशिका के आकार में लगभग 3,50,000 गुना वृद्धि हो सकती है। पराग नलिका की लंबाई की वृद्धि होने से यह वर्तिका से होते हुए अंडाशय में स्थित
बीजांड में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 3, संक्षिप्त वर्णित कीजिए। अ अंगणितीय वृद्धि, स सिग्माइड वृद्धि वक्र, ब ज्यामितीय वृद्धि, द संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर। उत्तर अ अंगणितीय वृद्धि। समसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली दो सतही कोशिकाओं में से एक कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती है और दूसरी कोशिका विभेदित और परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि को हम भी निश्चित दर पर वृद्धि करती जड़ से देख सकते हैं। यह है एक सरलतम अभिव्यक्ति होती है। संलग्न चित्र में वृद्धि लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई, इसके फलस्वरूप रेखीय वक्र प्राप्त होता है। इस वृद्धि को हम गणितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। L1 बराबर L नॉट प्लस आर टी। L1 बराबर समय r डैश पर लंबाई, L नॉट बराबर समय 0 पर लंबाई, r बराबर वृद्धि दर दीर्घाकरण प्रति इकाई समय। चित्र आप देख लीजिए। चित्र नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख। चित्र आप देख लीजिए। ब ज्यामितीय वृद्धि, एक कोशिका की वृद्धि अथवा पौधों के एक अंग की वृद्धि अथवा पूर्ण पौधों की वृद्धि सदैव एक समान नहीं है होती। प्रारंभिक धीमी वृद्धि काल में वृद्धि की दर पर्याप्त धीमी होती है, पश्चात यह दर तीव्र हो जाती है और उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाती है। इसे मध्य तीव्र वृद्धि काल 6 कहते हैं। इसके पश्चात यह दर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में यह स्थिति स्थिर हो जाती है। इसे अंतिम धीमी वृद्धि काल कहते हैं। इसे ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। इसमें उत्तरी विभाजन से बनी दोनों सतही कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका विभाजन को। चित्र आप देख लीजिए। चित्र एक आदर्श सिग्माइड वक्र। अनुकरण करती है और इसी प्रकार विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती है। यद्यपि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि दर धीमी होकर स्थिर हो जाती है। समय के प्रति वृद्धि दर को ग्राफ पर अंकित करने पर एक सिग्माइड वक्र प्राप्त होता है। यश की आकृति का होता है। ज्यामितीय वृद्धि को गणितीय रूप से निम्नलिखित प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। W1 बराबर W नॉट ERT, जहाँ W1 बराबर अंतिम आकार, भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W नॉट बराबर प्रारंभिक आकार वृद्धि में प्रारंभ में। R बराबर वृद्धि दर, सापेक्ष वृद्धि दर। T बराबर समय में वृद्धि। E बराबर स्वाभाविक लघुगणक का आधार। R बराबर एक सापेक्ष वृद्धि दर है। यह पौधे द्वारा नई पादप सामग्री का निर्माण क्षमता को मापने के लिए है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W नॉट के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र ABCD। चित्र आप देख लीजिए। चित्र A अंगणितीय और B ज्यामितीय वृद्धि। C भ्रूण विकास के समय अंगणितीय और ज्यामितीय वृद्धि। स सिग्माइड वृद्धि वक्र। ज्यामितीय वृद्धि को 3 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक धीमा वृद्धि काल, नंबर 2 मध्य तीव्र वृद्धि काल, नंबर 3 अंतिम धीमी वृद्धि काल। यदि वृद्धि दर का समय के प्रति ग्राफ बनाए तो यस डैश की आकृति का वक्र प्राप्त होता है। इसे सिग्माइड वृद्धि वक्र कहते हैं। द संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर। नंबर 1 मापन और प्रति यूनिट समय में कुल वृद्धि को महत्वपूर्ण या परम वृद्धि दर कहते हैं। नंबर 2 किसी दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय में वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रदर्शित करना सापेक्ष वृद्धि दर कहलाता है। चित्र आप देख लीजिए।
चित्र संपूर्ण और सापेक्ष वृद्धि दर पत्ती ए तथा बी को देखें। दोनों ने अपने क्षेत्रफल दिए गए समय में ए और ए डैश और बी से बी डैश तक 5 सेमी स्क्वायर बढ़ा लिए हैं। दोनों पत्तियों ने एक निश्चित समय में अपने संपूर्ण क्षेत्रफल में समान वृद्धि की है, फिर भी ए की सापेक्ष वृद्धि दर अधिक है। प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखिए। इसके आविष्कार, अक्रियकी, प्रभावता, कृषि, बागवानी में इसके प्रयोग के बारे में लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामक पौधे की विभज्योतकी कोशिकाओं और विकास करती पत्तियों एवं फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिकों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। अतः यह अति सूक्ष्म मात्रा में परिवहन के पश्चात पौधे के अन्य अंगों भागों में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। वेंट 1928 के अनुसार वृद्धि नियामक पदार्थों के अभाव में वृद्धि नहीं होती। पादप हार्मोन्स को हम निम्नलिखित 5 प्रमुख समूहों में बांट लेते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल, नंबर 5 एथिलीन। नंबर 1 ऑक्सिन। सर्वप्रथम डार्विन 1880 ने देखा कि कैनरी घास के नवोविद के प्राकुरचूल एक तरफा प्रकाश की ओर मुड़े जाते हैं, परंतु प्राकुरचूल के शीर्ष को काट देने पर यह एक तरफा प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता। चित्र आप देख लीजिए। चित्र प्राकुरचूल को प्रासुत दिशा से एक तरफा प्रकाशित करने पर प्राकुरघूल प्रकाश की ओर मुड़ता है। बायसेन जेन्सन 1910 से 1913 ने कटे हुए प्राकुरचूल को आगार के धनाकार टुकड़े पर रखा। कुछ समय पश्चात आगार के धनाकार टुकड़ों को कटे हुए प्राकुरचूल के स्थान पर रखने के पश्चात एक तरफा प्रकाश से प्रकाशित करने पर प्राकुरचूल प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। बोल्ट ने इसी प्रकार के प्रयोग जई के नवोविद पर किए। उन्होंने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्राकुरचूल के शीर्ष पर बना रासायनिक पदार्थ आगार के टुकड़ों में आ गया था। बोल्ट ने प्राकुरचूल के कटे हुए शीर्ष को 2 आकार के टुकड़ों पर रखा, जिसके मध्य अभ्रक माइका की पतली प्लेट लगी थी। एक तरफा प्रकाश डालने पर रासायनिक पदार्थ का 65% भाग अप्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्र हो जाता है और केवल 35% रासायनिक पदार्थ प्रकाशित दिशा के टुकड़े में एकत्र होता है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र बोल्ट द्वारा जई के प्राकुरचूल के शीर्ष पर किया गया प्रयोग। बोल्ट ने इस रासायनिक पदार्थ को ऑक्सिक नाम दिया। ऑक्सिक की सांद्रता तने में वृद्धि को प्रेरित करती है और जड़ से वृद्धि को सदमन करती है। ऑक्सिन के अपसमान वितरण के फलस्वरूप ही प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। केनेथ थीमान ने अस्तित्व को शुद्ध रूप से प्राप्त करके इसकी आणविक संरचना ज्ञात की। ऑक्सिन ने कायिकी प्रभाव एवं उपयोग। नंबर 1 प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन। ऑक्सिन की अधिक मात्रा तने के लिए वृद्धिवर्धक तथा जड़ के लिए वृद्धिरोधक प्रभाव रखती है। नंबर 2 शीर्ष प्रभावी। सामान्यतः पौधों के तने या शाखाओं के शीर्ष पर स्थित कालिका से स्रावित ऑक्सिन पृष्ठीय कक्षस्थ कालिकाओं की वृद्धि का सदमन करते हैं। शीर्ष कालिका को काट देने से पृष्ठीय कालिकाएं शीघ्रता से वृद्धि करती हैं। चाय बागान में तथा
चहार दीवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली हैज को निरंतर काटते रहने से झाड़ियाँ घनी होती हैं। नंबर 3, विल्गन परिपक्व पत्तियां, पुष्प और जल विलगत पत्र के बनने के कारण पौधे से पृथक हो जाते हैं। ऑक्सीन पौधे IAA IBA की विशेष सांद्रता का छिड़काव करके अपरिपक्व फलों के विलगन को रोका जा सकता है। इससे फलों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। नंबर 4, अनिषेकफलन। अनेक फलों में बिना परागण और निषेचन के भी फल को विकास हो जाता है। जैसे अंगूर, केला, संतरा आदि में यह फल बीज रहित होते हैं। ऑक्सीन का वर्तिकाग्र पर लेपन करने से बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। इन प्रक्रिया को अनिषेकफलन कहते हैं। बीज रहित फलों में खाने योग्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। नंबर 5, खरपतवार निवारण। खेतों में प्राय अनेक जंगली पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करके पैदावार को प्रभावित करते हैं। परंपरागत तरीके से निराई गुड़ाई फसल चक्र अपनाकर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। 2,4-D नामक संश्लेषी ऑक्सीन का उपयोग करके एक बीजपत्री फसलों में उगने वाली द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। नंबर 6, कटे तनों पर जड़ विभेदन। अनेक पौधों में कलम लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ऑक्सीन जैसे IBA का उपयोग कलम के निचले सिरे पर करने से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। अतः ऑक्सीन का उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधे को तैयार करने में किया जाता है। नंबर 7, प्रसुप्ति नियंत्रण। आलू के कंद तथा अन्य भूमिगत भोजन संचयन करने वाले भागों की प्रस्तुति कालिकाओं के प्रस्फुटन को रोकने के लिए इन्हें कम ताप पर संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीने का छिड़काव करके इन्हें सामान्य ताप पर संग्रहित किया जा सकता है। ऑक्सीन कलिकाओं के लिए वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं। नंबर 2, जिब्रेलिन। धान की फसल में वैकेन फूलिस सीडलिंग नामक रोग एक कवक जिबरेली फ्यूजी कुरुई से होता है। इनमें पौधे अधिक लंबे, पत्तियां पीली, लंबी और दाने छोटे होते हैं। कुरोसावा 1926 ने प्रमाणित किया कि यदि कवक द्वारा स्रावित रस को स्वस्थ पौधे पर छिड़का जाए तो स्वस्थ पौधा भी रोगी हो जाता है। याबुता और हयासी 1939 में कवक के रस से वृद्धि नियामक पदार्थ को पृथक किया। इसे जिबरेलिन ए नाम दिया गया। सबसे पहले खोजा गया जिबरेलिन AS है। अब तक लगभग 1010 प्रकार के GA खोजे जा चुके हैं। जिबरेलिन का पादप कायिकी पर प्रभाव एवं कृषि या बागवानी में महत्व। नंबर 1, लंबाई बढ़ाने की क्षमता। जिबरेलिन का प्रयोग से आनुवंशिक रूप से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं, लेकिन यह लक्षण उन्हीं पौधों तक सीमित रहता है जिन पर GA का छिड़काव किया जाता है। GA के उपयोग से सेब जैसे फल लंबे हो जाते हैं। अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ जाती है। गन्ने की खेती पर GA छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ जाती है। इससे फसल का उत्पादन 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाता है। नंबर 2, पुष्पन पर प्रभाव। कुछ पौधों को पुष्पन हेतु कम ताप तथा दीर्घ प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। यदि इन पौधों पर GA का छिड़काव किया जाए तो पुष्पन सुगमता से हो जाता है। द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। GA के इस
प्रभाव को बोल्टिगन प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग चुकंदर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आदि के पुष्पन के लिए किया जाता है। नंबर 3, अनिषेक फलन। जीए के छिड़काव से पुष्प से बिना निषेचन के फल बन जाता है। फल बीज रहित होते हैं। नंबर 4, विजनता या ज्यावस्था। जीए फलों को जल्दी गिरने से रोकने में सहायता होते हैं। नंबर 5, बीजों का अंकुरण। जीए बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। नंबर 6, पौधों की परिपक्वता। जीए का छिड़काव करने से अनावृत बीजी पौधे शीघ्र परिपक्व होते हैं और बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। यफ तथा उसके सहयोगी ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतर स्पर्म खंड से अविभेदित कोशिकाओं को समूह तभी बनाता है जब माध्यम में ऑक्सीन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन नामक बढ़ावा देने वाला तत्व मिलाया गया। इसका नाम काइनेटिने रखा। लेथम तथा सहयोगियों ने मक्का के बीच में ऐसा ही पदार्थ प्राप्त करके इनका नाम जिएटीन रखा। काइनेटिन और जिएटीन साइटोकाइनिन ही है। साइटोकाइनिन का काइकी प्रभाव एक महत्व। नंबर 1, यह पदार्थ कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। नंबर 2, यह जीवाणुता को रोकते हैं। नंबर 3, कोशिका विभाजन के अतिरिक्त साइटोकाइनिन पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यदि तंबाकू की कोशिकाओं का संवर्धन शर्करा तथा खनिज लवण युक्त माध्यम में किया जाए तो केवल केलस ही विकसित होता है। यदि माध्यम में साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का अनुपात बदलता रहे तो जड़ अथवा परों का विकास होता है। संवर्धन के प्रयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए लाभदायक है क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन लाभदायक है। नंबर 4, एब्सिसिक अम्ल। कार्ल्स एवं एडिकोट ने कपास के पौधों की पुष्प कालिकाओं से एक पदार्थ एब्सिसिन प्राप्त किया। इस पदार्थ को किसी पौधे पर छिड़कने से पत्तियों का विलयन हो जाता है। वेरिंग 1963 ने एसर की पत्तियों से डायमीन प्राप्त किया। यह बीजों के अंकुरण और कलिकाओं की वृद्धि का अवरोधन करता है। इन दोनों पदार्थों को एब्सिसिक अम्ल कहा गया। एब्सिसिक अम्ल का कार्यकी प्रभाव एवं महत्व। नंबर 1, विलगने। यह पत्तियों के विलगत को प्रेरित करता है। नंबर 2, कलिकाओं की वृद्धि एवं बीजों का अनुकरण। यह कलिकाओं की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। नंबर 3, जीवनता। यह जीवनता को प्रेरित करता है। नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इसका उपयोग कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए उपयुक्त है। नंबर 5, कंद निर्माण। आलू के कंद निर्माण में सहायता करता है। नंबर 6, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण। एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण को अवरुद्ध करता है। एब्सिसिक अम्ल बीजों को प्रस्तुत के लिए प्रेरित करने और शुष्क परिस्थितियों में पौधे का बचाव करता है। नंबर 5, एथिलीन वर्ग 1962 ने एथिलीन को पादप हार्मोन सिद्ध किया। यह मुख्यतः पकने वाले फलों से निकलने वाला गैसीय हार्मोन्स होता है। एथिलीन का कायिकी प्रभाव एवं महत्व। नंबर 1, पुष्पन। यह सामान्यतः पुष्पन को कम करता है लेकिन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है। नंबर 2, विलगने। यह पत्ती पुष्प तथा फलों के विलगन को तीव्र करता है। नंबर 3, पुष्प परिवर्तन। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में एथिलीन नर पुष्पों की संख्या को कम करके मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। नंबर 4, फलों को पकना। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। आम, केला, अंगूर आदि फलों को पकाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किया जा सकता है। इससे पके फल प्राकृतिक रूप से पके फलों के समान होते हैं। इथेनॉल से
एथिलीन गैस निकलती हैं। नंबर 5, दीप्तिकालीन तथा वनस्पतिकरण क्या है, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, दीप्तिकालीनता पौधों के फूलने, फलने, वृद्धि, पुष्पन आदि पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। पौधे द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को दीप्तिकालीन कहते हैं, अथवा दिन व रात के परिवर्तनों के प्रति कार्यात्मक अनुक्रियाएं दीप्तिकालीन कहलाती हैं। दीप्तिकालीनता शब्द का प्रयोग गार्नर तथा एलार्ड 1920 ने किया। क, दीप्तिकालीन के आधार पर पौधों का मुख्य रूप से 3 समूह में बांट लेते हैं। नंबर 1, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे। नंबर 2, दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधे। नंबर 3, तटस्थ प्रदीप्तकालीन पौधे। नंबर 1, अल्प प्रदीप्तकालीन पौधे को मिलने वाली प्रकाश अवधि को कम करके और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे को अतिरिक्त प्रकाश अवधि प्रदान करके पुष्पन शीघ्र कराया जा सकता है। ख, कायिक शीर्षस्थ या कक्षस्थ कलिका उपयुक्त प्रकाश अवधि प्राप्त होने पर ही पुष्प कलिका में रूपांतरित होती है। यह परिवर्तन फ्लोरीजन हार्मोन्स के कारण होता है, जो दिन और रात्रि के अंतराल के कारण संश्लेषित होता है। वसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन को प्रोत्साहन वसंतीकरण कहलाता है। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इस गुण को वनस्पतिकरण कहते हैं। वनस्पतिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टीडी लाइसेंको 1928 ने किया था। गेहूं की शीत प्रजाति को वसंत ऋतु में बोने योग्य बनाने के लिए इनके भीगे बीजों को 10-12 दिन तक 3 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं और फिर बसंती गेहूं के साथ बोने से यह बसंती गेहूं के साथ ही पककर तैयार हो जाता है। पौधे में कायिक वृद्धि कम होती है। कम ताप उपचार से पौधों की कायिक अवधि कम हो जाती है। अनेक द्विवर्षीय पौधों को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने से पौधों में दीप्तिकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। वसंतीकरण के फलस्वरूप दीप्ति पौधों के प्रथम दीप्तिकाल में ही पुष्पन किया जा सकता है। पौधों में शीत के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। वसंतीकरण द्वारा पौधों को प्राकृतिक कुप्रभावों जैसे पाला, कुहरा आदि से बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन्स क्यों कहते हैं? उत्तर, एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य प्रसूति तथा विलगन का नियम है। यह पादप वृद्धि निरोधक है। यह बीज के अंकुरण को रोकता है, रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है तथा विभिन्न प्रकार के तनाव को झेलने की क्षमता पौधों को देता है, अतः इसे तनाव हार्मोन्स कहते हैं। नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होता है, टिप्पणी करें। उत्तर, पौधों में वृद्धि विशिष्ट प्रकार से होती है क्योंकि जीवन प्रयत्न उनमें वृद्धि की क्षमता होती है। ऐसा उनकी विभेदन ऊतकों की स्थिति के कारण होता है, अतः इसे खुला वृद्धि व विभेदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे और दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे किसी एक स्थान पर साथ साथ फूलते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर, अल्प प्रदीप्तकाली पौधे में निर्णायक दीप्तिकाल प्रकाश की वह अवधि है जिस पर यह उससे कम प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उससे अधिक प्रकाश अवधि में पौधे पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकता। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे में निर्णायक दीप्तिकाल प्रकाश की वह अवधि है जिससे अधिक प्रकाश अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु जिससे कम प्रकाश अवधि में पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः अल्प प्रदीप्तकाली पौधे को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे में विभेदन उनमें निर्णायक दीप्तिकाल से कम अवधि पर पुष्पन होना अथवा अधिक अवधि पर
पुष्प उत्पन्न होने के आधार पर किया जाता है। दो जातियों के पौधे समान अवधि के प्रकाश में पुष्प उत्पन्न करते हैं, परंतु उनमें से एक अल्प प्रदीप्तकाली पौधा तथा दूसरा दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा हो सकता है। जैसे जैंथियम का निर्णायक दीप्तिकाल 15-1-2 घंटे हैं और हाइओसायम्स नाइजन को निर्णायक दीप्तिकाल 11 घंटे हैं। दोनों पौधे 14 घंटे की प्रकाशीय अवधि में पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। इस आधार पर जैंथियम अल्प प्रदीप्तकालीन पौधा है, क्योंकि यह निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाशीय अवधि में पुष्पन करता है, और हाइओसायमस नाइजर दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा है, क्योंकि यह निर्णायक दीप्तिकाल से अधिक प्रकाश अवधि में पुष्पन करता है। प्रश्न नंबर 9, अगर आपको ऐसा करने को कहा जाए तो यह पादप वृद्धि नियामक का नाम दे। नंबर 1, किसी टहनी में जड़ पैदा करने हेतु। ख, फल को जल्दी पकाने हेतु। ग, पत्तियों की जरा अवस्था को रोकने हेतु। घ, कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि कराने हेतु। अंग, एक रोजेट पौधों में बोल्ट हेतु। च, पत्तियों के रंध्र को तुरंत बंद करने हेतु। उत्तर क, ऑक्सिन। ख, एथिलीन। ग, साइटोकाइनिन। घ, ऑक्सिन साइटोकाइलिन। अंग, जिबरेलिन। च, एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न नंबर 10, क्या एक पर्णरहित पादप दीप्तिकालिकता के चक्र से अनुक्रिया कर सकता है, हाँ या नहीं? क्यों? उत्तर, प्रकाश अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। इसमें बनने वाला फ्लोरीजन तथा कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती हैं जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्तिकाल में अनावृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्लोरियम हार्मोन्स पुष्पन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न नंबर 11, क्या हो सकता है अगर क, GAS को धान के नवोविदों पर डाला जाए? ख, विभाजित कोशिका विभेदन करना बंद कर दें। ग, एक सड़ा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए। अंग, घ, अगर आप संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनिन डालना भूल जाएं। उत्तर, धान के पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ख, कोशिका विभेदन के रुक जाने में संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। ग, कच्चे फल तेजी से पक जाएंगे। घ, यदि संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनिन डालना भूल जाए तो कोशिका विभाजन वृद्धि व विभेदन पर असर पड़ेगा। कोशिकाओं को जो केलस बनता है उसमें विभेदन न होने से कलिकाएं नहीं बन सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।